अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो साउथ कोरिया से हैं, मोहम्मद जुनैद उनका नाम है, पीएचडी कर रहे हैं। बाकी वो अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन सर अपना खुद दे देंगे। जो स्टूडेंट साउथ कोरिया में अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस उनको नहीं पता, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं पता, तो सर आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे ताकि आप लोग खुद अप्लाई कर सके, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की बजाय अपना प्रोसेस खुद आप परफॉर्म कर सके। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अ, सर क्या जी, हाल है आपके? मेरे बिल्कुल ठीक हाल है। आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप अपना स्टूडेंट कार्ड अगर शो करवा दें प्लीज़। ये मेरा स्टूडेंट कार्ड है। ओके, ठीक हो गया सर। बस हमने ब्लड सा आपने दिखाना होता है, क्लियर शो करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ताकि हाँ कुछ आपको पता इन्फॉर्मेशन का पाकिस्तानियों का। हाँ जी। खैर सर अच्छा आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन प्लीज़ देंगे, आपका बैकग्राउंड क्या था और आप अभी क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो मेरा नाम जुनेद है। तो मैं पैदा हुआ था कोयटा में। फिर मैं बैचलर्स के लिए एबटाबाद कॉमर्स चला गया था। तो फिर मैंने वहाँ से बैचलर्स किया। उसके बाद मैंने हुआवे को ज्वाइन किया, तो 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो उसके बाद जो है मुझे एक दिन हमारे पुराने किसी टीचर की कॉल आई जो साउथ कोरिया में पीएचडी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए अप्लाई कर लो। तो मैंने प्रोफेसर को ईमेल भेजी। तो मुझे इंटरव्यू की कॉल आई, तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया। तो 2019 को मैं जो है फिर साउथ कोरिया आ गया पीएचडी के लिए। हुँ, तो हुँ। अभी 3.5 ईयर्स हो गए हैं तकरीबन, ये 7 सेमेस्टर है मेरा। तो पीएचडी चल रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद फिर यहीं पे पोस्ट डॉक या जॉब शॉप कर लेंगे। हुँ, हुँ। अच्छा आपने कॉमसेट एबटाबाद से आप मास्टर वहाँ से कर आए थे? एबटाबाद से ही कर आए थे मास्टर? हाँ, मैंने जो है वहाँ से बैचलर्स किया था। लेकिन जो जब मैं कोरिया आया हूँ तो मैंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जो है ना दाखिला लिया है। तो अभी मेरा जो प्रोग्राम है वो एमएस लीडिंग टू पीएचडी है। तो ओके। इस वक्त जो है करंटली वो पीएचडी कंसीडर हो रहा है, क्योंकि मैंने जो है 4 सेमेस्टर जब गुजार लिए थे तब से वो पीएचडी कंसीडर हो रहा है। हुँ, हुँ। मतलब कि जो स्टूडेंट डायरेक्ट पीएचडी के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं आफ्टर बैचलर, तो वो इस प्रोग्राम में अप्लाई करके वो जा सकते हैं साउथ कोरिया। हाँ जी, वो डायरेक्ट इस प्रोग्राम पे अप्लाई करें तो ये 5 साल का प्रोग्राम है, तो उन्हें एक साथ एक ही डिग्री मिलेगी, हुँ, हुँ। पीएचडी। ओके, और ये फुल फंडेड होता है? ये फुली फंडेड है, इसमें आपका खाना पीना रहना सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है। अच्छा सर आप फिर हमें स्टेप बाय स्टेप बता दें कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट करना होता है? आपका तो लकीली सुपरवाइज़र ने आपको कॉन्टैक्ट किया, जो लोग खुद अप्लाई करना चाहते हैं और कोई भी उनको प्रोफ़ेसर कॉन्टैक्ट नहीं करे, वो किस तरह से फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो साउथ कोरिया आने का प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, और साउथ कोरिया आना भी बड़ा आसान काम है, क्योंकि कोविड की वजह से जो है नए स्टूडेंट्स इनको नहीं मिले हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसीज खाली हैं। तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने कोई भी 10-15 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कोरिया की ढूंढनी है ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि साउथ कोरियन यूनिवर्सिटीज़ तो आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगी। फिर उनमें से बारी बारी आपने उनकी वेबसाइट्स पे जाना है और ऐसे प्रोफेसर को ढूंढना है जो वही काम कर रहे हैं जो आपने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिसर्च अगर रोबोटिक्स में है तो आप रोबोटिक्स वाले प्रोफेसर्स को ढूंढेंगे। तो उन प्रोफेसर्स को ढूंढने के बाद आपने उनके रिसर्च पेपर देखने हैं, आपने देखना है कि उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है और वो क्या काम कर रहे हैं। जब आपने ये सब कुछ उस प्रोफेसर के बारे में पढ़ लिया और आपको फील होता है कि आपकी जो रिसर्च डायरेक्शन है उनसे मैच कर रही है, तो आप फिर उनको एक सिंपल सी ईमेल लिखेंगे, साथ में अपनी रेज्यूमे अटैच करेंगे और आप अपना कवर लेटर लिखेंगे। एंड देन आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे वाया ईमेल। हुँ, तो हुँ। होपफुली अगर आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो फिर जो है वो प्रोफेसर आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और अगर वो इंटरव्यू क्लियर हो गया तो फिर जो है आपका प्रोफेसर आपको कहेगा कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर लें। तो वो वाला प्रोसेस तो इतना कोई भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये है कि आपने प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेनी है। एक दफ़ा आपके पास एक्सेप्टेंस आ गई तो बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो सब कुछ सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बिकॉज यूनिवर्सिटी इतना आपको तंग नहीं करती डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। वो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देती है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स को इतने खास चाहिए नहीं है। तो एडमिशन के लिए तो आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपकी बैचलर्स की डिग्री, और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। तो एक दफ़ा आपका एडमिशन हो गया, देन आपको वीज़ा के लिए हर सूरत में आइल्स चाहिए। और हुँ। आइल्स के ऊपर कोई इतना ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है। एवरेज पाकिस्तानियों का 5.5 बैंड बहुत ही आसानी से आ जाता है, अगर वो बिल्कुल भी कोई भी कोशिश ना करे। अगर उन्होंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है
तो उनका 5.5 आंखें बंद करके आ जाएगा। तो हम्म। एक दफ़ा आपका 5.5 आ गया, देन आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर लिया है, आपका वीज़ा लग गया है, आपने इधर आ जाना है। तो उसके बाद जो है बाकी प्रोसेस तो बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि आपको मंथली इतना स्टाइपेंड देते हैं कि आपका रहना खाना पीना सब कुछ कवर हो जाता है, और आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। यानी आप इनिशियल अपने जो फर्स्ट 2 इयर्स हैं, लेट्स से आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो फर्स्ट 2 ईयर में आप एवरेज मंथली 50,000 पाकिस्तानी रुपीज सेव कर सकते हैं। एंड आफ्टर 2 इयर्स आप जो हैं एटलीस्ट 1 लाख रुपीज जो है आप सेव कर सकते हैं। तो जिससे हम्म। आपकी भी ज़िंदगी सही गुजर जाएगी, आपके घर में अगर आपकी कोई डिपेंडेंसी है, जैसे आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, तो उनका भी गुजारा हो जाएगा। ओके। अच्छा सर, जिस तरह से आपने अभी वीज़े का बताया, तो वीज़े के लिए किसी वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी साउथ कोरिया में? नहीं, साउथ कोरिया का जो वीज़ा है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आपने सिंपल जाना है एम्बेसी, बिना किसी अपॉइंटमेंट के, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली सारे पूरे होने चाहिए। तो आप जब जाएंगे तो वो एक ही दिन में अप्लाई हो जाएगा, और विद इन 3 वीक आपको एक डिजिटल वीज़ा मिल जाएगा। तो पहले वक्तों में जो है आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगता था, लेकिन अभी जो है इनका सिस्टम अपग्रेड हो गया है, तो अब आपको डिजिटल वीज़ा मिलता है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपका वीज़ा आ जाएगा, जिसे आप प्रिंट कर लेंगे। हुँ। अच्छा सर, ये तो आपने बताया पीएचडी का, जो स्टूडेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, लाइक अगर किसी स्टूडेंट का बैचलर वो करे, ऑब्वियसली यहाँ पर थीसिस सिस्टम होता है ज़्यादा जो बैचलर के अंदर होता है, और वो भी स्टूडेंट बहुत ही मुश्किल से थीसिस जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, इतने ज़्यादा वो उसके ऊपर नहीं देते मतलब कंसंट्रेशन नहीं करते होते अपने थीसिस पर। तो वो बैचलर कंप्लीट करने के बाद वो लोग डायरेक्ट मास्टर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि जिसमें वो रिसर्च की तरफ मूव ऑन ना कर सके, सिंपल एक मास्टर में एडमिशन मिल जाए बाहर, और वो अप्लाई करके बाहर जा सके। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होगा? क्या उनको उनको भी मतलब सुपरवाइजर को ही कॉन्टैक्ट करना होगा थीसिस की बेस पर? हाँ जी, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए कर रहे हैं, तो जो साउथ कोरिया है उसमें आने का ईज़ीएस्ट वे यही है कि आप जो है प्रोफ़ेसर ऐसा ढूँढें जो आपकी, लेट्स से आपके जो थीसिस है, वो आपकी रिसर्च के ऊपर है या आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो आपने देखना है कि ऐसा कौन-सा प्रोफ़ेसर है जो उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो आप उसे कॉन्टैक्ट करेंगे, एंड देन वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, देन आप आ सकते हैं। जो हुँ, दूसरा तरीका है वो है जीकेएस स्कॉलरशिप। तो वो जो है कोरियन एम्बेसी के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का कोटा बहुत ही कम है। तो और ज़्यादातर जो है वो वेटरनरी डिपार्टमेंट वाले जो है अप्लाई करते हैं, तो उनका लग जाता है। तो वो मुश्किल रास्ते पे तो जाना ही नहीं है। तो हुँ। आपने हमेशा जाना है ईज़ी रास्ते पे। ईज़ी रास्ता ये है कि आपने प्रोफ़ेसर ढूँढना है और उसे ईमेल करनी है, दैट्स इट। ओके, अगर स्टूडेंट लाइक जैसे कि जीके की तरह मूव ऑन करना भी चाहे, तो उन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन पोर्टल पे उन्होंने जाके अप्लाई करना होगा? लाइक उसके लिए हाँ। हमें एडमिशन लेटर हमारे पास होना लाज़मी है, अगर उस स्कॉलरशिप पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जीके पर, तो उसके लिए हमारे पास एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी का होना कंपल्सरी है या ऑप्शनल है? जीकेएस की तरफ मेरा इतना वो ना दिलचस्पी रही है, ना मैं उसको कोई प्रॉपर स्कॉलरशिप समझता हूँ, क्योंकि वो जो है पहले 1 साल आपका वेस्ट करते हैं। उसमें ये है कि आपने लेट्स से मास्टर के लिए एडमिशन ले लिया है, तो आपने पहले 1 साल कोरियन लैंग्वेज सीखनी है। वो जब आपने सीख लिया है, उसके बाद आपने फिर 2 साल का मास्टर करना है, और उसमें स्टाइपेंड भी आपको कम मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो रास्ते पे किसी को भी चलना चाहिए। हुँ, तो हुँ। जो प्रोफेसर स्कॉलरशिप है उसका सीन ये है कि वो रिसर्च बेस्ड होता है, ठीक है। जब रिसर्च बेस्ड होता है तो बहुत सी कंपनियों से आपका प्रोफेसर प्रोजेक्ट उठाता है, तो जो आपकी सैलरी है वो मोर देन इनफ होती है। जो जीकेएस वाले हैं उनका जो है ना लिटरली स्टाइपेंड होता है। तो हुँ, स्टाइपेंड हुँ। कितना होता है, जो एक स्टूडेंट की सिर्फ और सिर्फ रहने और खाने पीने का खर्चा उठा सकता है। हुँ, लेकिन हुँ। जो हमें स्टाइपेंड मिलता है वो सैलरी की तरह होता है। उसमें आपका खाना पीना सब कुछ होता है, और उसके बाद आप सेविंग भी कर सकते हैं। हुँ, तो इस वजह से जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि जीकेएस की तरफ जो है ना लोग सोचे ही नहीं, क्योंकि उस तरफ जाएंगे तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो हमेशा इजी रास्ता ढूंढना है और एफिशिएंट रास्ता ढूंढना है। एफिशिएंट रास्ता यही है कि आपने रिसर्च करनी है, कम से कम 10-15 यूनिवर्सिटीज़, और कभी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ को नहीं देखना है। जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सीन ये है कि बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ में मेरा दोस्त बैठा है जो इस बात को जो है ना इंडोर्स नहीं कर रहा लेकिन मैं लाइफ हैक बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि कभी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करना है। तो उसमें क्या है कि पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन जो है ना बहुत ही टफ हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि जो टॉप 5 के बाद की यूनिवर्सिटीज़ हैं,
उनके ऊपर आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पहले से कम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा जो है, जब कम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपका स्टाइपेंड ज़्यादा होता है। तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका लिटरली हमसे स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा कम है, एटलीस्ट 30 to 40% उनका स्टाइपेंड भी कम है। एडमिशन प्रोसेस भी डिफ़िकल्ट है। और डिग्री के बाद वो और आप दोनों एक ही क्राइटेरिया पे लाई कर रहे होते हैं। चाहे आप टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हों या आप नॉर्मल से हों, कोरिया में अगर आपने जॉब करनी है तो वो उनको मैटर नहीं करता, उनको सिर्फ और सिर्फ डिग्री से मतलब होता है। तो मैं तो हम्म हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जहाँ पर इजीली एडमिशन मिले। वंस हम्म आपका लेट से मास्टर आपने कर लिया किसी कोरियन यूनिवर्सिटी से जिसकी रैंकिंग लेट से 20 है, ठीक है, तो जब आपके पास एक फॉरेन डिग्री होती है तब आप इजीली टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। देन आप कोरिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और अपना शौक पूरा कर लें। तो हम्म उसके लिए आपको पहले अपनी वर्थ बनानी है। बैचलर्स के बाद पाकिस्तान में हमारे ना इतने रिसर्च पेपर होते हैं ना कुछ होते हैं, और ज़्यादातर लड़के जो है ना टॉप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं। तो जब सारे एक ही डायरेक्शन में लग जाएंगे तो फिर जो है एडमिशन उनका मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सर आपके मामले में तो ये बात कह सकते हैं कि आप पहले से फॉर्मर सीनियर एग्जेक्टिव हैं हवावे में, आप काम कर हम्म। रहे थे। तो प्रोफेसर को आई एम श्योर आपका थीसिस या प्रोजेक्ट में कोई इस तरह की बात लगी होगी, तभी उन्होंने आपको फिर कोरिया की तरफ रिकमेंड किया और कांटेक्ट किया सुपरवाइजर से। लेकिन आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आप भी जानते हैं, उनका थीसिस इस तरह का नहीं होता, इस लेवल का। मैं सब स्टूडेंट्स की बात नहीं करी, अगर कोई भी सुन रहा है स्टूडेंट इस तरह का, मैं सबकी हम्म। बात नहीं कर रही, मैं एवरेज बात कर रही हूँ। तो उनका इस तरह का थीसिस नहीं होता कि वो आगे प्रोफेसर या सुपरवाइजर को कांटेक्ट करे और उनको उनका पसंद आ जाए थीसिस। तो इसके ऊपर कोई एडवाइस कि वो किस तरह का अपना प्रपोजल रेडी करे और आगे भेजे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा मेरी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप 10 में भी नहीं आती है, उसकी रैंकिंग शायद 14 या 15 में है, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में रिसेंटली इतने स्टूडेंट्स नहीं हैं। जब स्टूडेंट नहीं है तो फिर कंपटीशन नहीं है। जब कंपटीशन नहीं है तो अगर थोड़ा बहुत भी आपका जो है ना रिसर्च एरिया मैच कर रहा है, और अगर आप मास्टर के लिए, मास्टर को तो यहाँ पर जो है ना इतना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो ये लोग पसंद करते हैं या पीएचडी हो या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो। तो अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो प्रोफेसर आपको बहुत ज़्यादा चांस देता है कि हाँ जी भाई इसके अंदर स्पार्क है और ये बंदा सीख जाएगा। तो हम्म फिर जो है आपका थीसिस इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स प्रोफेसर की जो है ना कुछ एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसने पहले से कुछ पेपर लिखे हुए हों। तो ओके। मैं तो इनकरेज करूंगा कि लोग डायरेक्ट बैचलर्स के बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आए, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बच जाता है। क्योंकि यूजली जो पीएचडी है वो 4 साल की है और मास्टर 2 साल का है। और हम्म कंसेक्टिव तो फिर डायरेक्ट आपको नहीं मिलती ना अपॉर्चुनिटीज, तो ये तकरीबन आपके 6 साढ़े 6 साल ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर आप बैचलर्स के फौरन बात करेंगे तो आपका 4 5 साल में जो है आपको डायरेक्ट पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। हम्म। अच्छा, आपने जो साउथ कोरिया के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स पीएचडी की तरफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के देखे या मास्टर के भी कोई स्टूडेंट आपने देखे हैं वहां पर? मैंने मास्टर के स्टूडेंट देखे हैं लेकिन उनका स्टाइपेंड बहुत ही कम है। अच्छा तो वो ठीक, जैसे उनके लिए आपने भी जो है ना बताया फिर, था। हाँ तो फिर जो है ना उनके लिए यहाँ पे जिंदगी थोड़ा गुजारना मुश्किल हो जाता है, यानी बस फिर वो वैसी जिंदगी गुजारते हैं जैसे पाकिस्तान में बैचलर्स में गुजार रहे हैं। हम्म तो लेकिन जो हम गुजारते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले या पीएचडी वाले, तो हम ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जैसे पाकिस्तान में कॉरपोरेट लाइफ में लोग गुजार रहे हैं, जिनकी हम्म। ऐसे अगर आपकी पाकिस्तान में सैलरी 1 लाख रुपए है तो जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड होगा वही आपका लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पर होगा। लेकिन ओके। अगर आप सिर्फ मास्टर में आते हैं ना तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे होगा जैसे 25,000 रुपये हर महीने एक बच्चे को स्टाइपेंड मिल रहा है। तो वो उसमें क्या करेगा, हॉस्टल में रहेगा और मेस लगवा लेगा, तो उस तरह की उसकी जिंदगी होगी। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो आपका टोटली चेंज हो जाता है। तो अच्छा, आप प्रपोजल के लिए कोई टिप्स देंगे? अगर लेट्स सपोज मैं, अगर मेरा रिसर्च जो है केमिस्ट्री की तरफ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे किस तरह के प्रपोजल अपना बनाना चाहिए कि मैं सुपरवाइजर को सेंड करूँ? तो ये कोई जैसे कि टिप्स मैंने प्रपोजल के लिए? तो जैसे मैंने बिगनिंग में आपको कहा है ना कि सबसे पहले आपने एक प्रोफेसर को टारगेट करना है। जब आपने उसे टारगेट कर लिया है तो आपने उसकी सारी रिसर्च को दिल लगा के पढ़ना है। जैसे कि अभी पाकिस्तान में आपका एक छोटा सा क्विज भी होता है तो हम उसके लिए कितना दिल लगा के पढ़ते हैं, या सेशनल के लिए जो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसी तरीके से सोचना है कि यार ये मेरे कैरियर का सवाल है, तो उसमें दिल लगा के उसके आपने 10 पेपर हैं तो आप लेट से 6 भी पढ़ लेते हो ना रिसेंट, तो आपने देखना है कि ये बंदा क्या काम कर रहा है। तो हम्म आपने उसी हिसाब से ना अपनी रिसर्च को
बयान करना है, मतलब आपकी रिसर्च लेट से वैसी नहीं है, लेकिन आप जब 6 पेपर पढ़ते हो तो आपने इस तरह से प्रोजेक्ट करना है कि आप वही काम कर रहे हो जो वो प्रोफेसर कर रहे हैं। तो जो मेन चीज है वो है पिच करना। एक दफा हम्म, आपने पिच कर दिया है कि भाईजान आप जो काम कर रहे हो और मेरी रिसर्च है, मैं उसको यहाँ पर इस तरह अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो जो है एक आई कैंडी बन जाएगा। बेशक आपका काम उससे रिलेटेड नहीं भी है, लेकिन प्रोफेसर जो है आपको रेज्यूमे को पढ़ेगा और मे भी आपको कांटेक्ट कर लें। मतलब कि उनके अगर स्टूडेंट उनके 6 से रिसर्च पेपर भी पढ़ लें, उनको आइडिया हो जाने और फिर उसके मुताबिक अपना प्रपोजल रेडी करें और उनको फिर कांटेक्ट करें जिस भी सुपरवाइजर को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरीके से, और ये बहुत ही स्पेसिफिक कवर लेटर बनाना होता है, और ये नहीं है कि आपने एक कवर लेटर बना दिया तो वही सेम कवर लेटर आप एक और प्रोफेसर को चिपका रहे हैं। तो जब आप ये वाली स्ट्रेटेजी पे जाते हैं ना, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस चीज को बहुत सीरियस लेना है, क्योंकि आपकी जो आगे की पूरी लाइफ है वो इसी चीज पे डिपेंड करती है। यानी अगर आप 5 साल अपनी जिंदगी के दे रहे हो, तो आप कम से कम उस चीज के ऊपर 2 महीने लगाओ, और 5 प्रोफेसर को अगर आपने टारगेट करना है तो पांचों की प्रोफाइल पढ़ो और पांचों के हिसाब का कवर लेटर बना लो। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि अगर 5 साल आगे आप अच्छे चाहते हैं तो 2 महीने लग के मेहनत करें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। करें स्टूडेंट को जाके ये पिच भी करें ये चीज कि इस तरह करना है। स्पेशली पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, तो इसके अंदर आइल्स तो है वो हर हाल में स्टूडेंट ने देना है, जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं। प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर हम लोग कहते हैं कि उसी के थ्रू हम काम चला लें। तो साउथ कोरिया में हमने आइल्स देना ही देना है हर हाल। हाँ, एक तो आइल्स देना है, दूसरा जो है आइल्स को अपने सर पे हमने सवार नहीं करना है। यानी इसको इतना सोचना नहीं है कि यार ये कोई बहुत ही बड़ी कोई तबाही की चीज है या क्या है। तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी, ये नहीं कि चाहे जितना भी नालायक है ना, अगर उसने 3 GPA लिया हुआ है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि पाकिस्तान का जो करिकुलम है वो इंग्लिश में है, तो हम्म। इसका मतलब है कि उस बंदे ने सारा का सारा जो पढ़ाई की है वो इंग्लिश इंग्लिश। में की। तो फिर उसका मिनिमम 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 आइल्स में 5.5 आ जाएगा। और वीजा वाले जो हैं सिर्फ और सिर्फ 5.5 देखते हैं, तो वो आपका आंखें बंद करके आ जाता है। तो अब मैंने जैसे बिना पढ़े दिया है, यकीन करें मैंने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा, तो मेरा जो है 7 बैंड आ गया, और मैं उससे इतना डरा हुआ था, मैंने कहा यार ये ना हो मैं फेल हो जाऊं। तो तब मैंने रियलाइज किया कि जो एवरेज पाकिस्तानी है वो 5.5 बहुत ही मजे से ले सकता है। तो इसके हम्म। बारे में सोचना नहीं है, मेन फोकस बंदे ने क्या करना है कि मैं किस तरीके से अपनी रिसर्च को प्रोफेसर की रिसर्च के साथ इंटीग्रेट कर सकूं। क्योंकि प्रोफेसर यही देखना चाहता है कि यार ये बंदा मेरे किस तरह काम आ सकता है। तो हम्म। आपने जब उसको बता दिया कि यार आई डोंट नीड यू, यू नीड मी, तो अगर हम्म। आपने उसको ये महसूस करा दिया तो बस आपका काम हो गया। हम्म। अच्छा सर, अगर हम अभी बेसिक बात कर लें इस बारे में, रिसर्च के बारे में, साउथ कोरिया रिसर्च के मामले में किस रैंक पर आता है? लाइक जर्मनी को बोला जाता है कि वो एक आईटी हब है। मलेशिया में बोला जाता है कि वहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स अगर रिसर्च पर आना चाहें तो बहुत ही अच्छा कंट्री उनके लिए है। साउथ कोरिया में कौन सी ऐसी फील्ड है जो कि एक अच्छी कंसीडर की जाती है रिसर्च के मुताबिक, मतलब रिसर्च के लिए? जी जी, साउथ कोरिया में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, एआई रिसर्च और रोबोटिक्स, ये बहुत ही जो है स्टेट ऑफ द आर्ट इनके पास टेक्नोलॉजी है। आपका सैमसंग यहीं पर है, आपका एलजी यहीं पर है, आपका किया यहीं पर है। तो जो अभी इनकी लेटेस्ट रिसर्च ट्रेंड चल रहा है वो है आपकी जो गाड़ियां हैं उनको जो है हम क्या कहते हैं कि ड्राइवरलेस बना दें। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और एआई पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, रोबोटिक्स पे इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और ये नहीं है कि कोई छोटी मोटी रिसर्च हो रही है। तो इवन अब जो मेरी लैब है, तो वो बहुत ही एक छोटा हिस्सा है इस पूरे मुल्क का, लेकिन उसके पास जो इस दफ़ा प्रोजेक्ट आया है वो 12.7 बिलियन का आया है। तो इतनी तो मेरी मैथमेटिक्स नहीं है कि मैं उसे डॉलर में कन्वर्ट करूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैसा है। तो हम्म। इनके पास पैसा बहुत है, और इनकी रिसर्च भी बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट है, और इनकी बेस्ट कंपनीज भी यहीं पर है। और जितने भी, अब मेरी जो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी को इतनी खास यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये इसका 14 या 15वां रैंक है विद इन दिस कंट्री। और जो कॉमसेट था वो मेरे ख्याल से नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी जिस टाइम मैं था वहाँ पर। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि यार मैं नंबर 1 यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ 14वें नंबर की यूनिवर्सिटी पे, तो मेरा दिल जो है नहीं मानता था। लेकिन ये इतनी छोटी यूनिवर्सिटी है, उसके बावजूद जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो या सैमसंग में काम कर रहे हैं या टीएसएमसी में काम कर रहे हैं। तो और बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, यानी कि वो ले रहे हैं, जो भी पास आउट हो रहे हैं ना हमारी लैब से, वो ले रहा है 5 मिलियन वॉन। तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 8-9 लाख रुपए बनते हैं।
और ये सारे हैं फ्रेश ग्रेजुएट जो पीएचडी के बाद आ रहे हैं। तो जब वो काम करेंगे तो फिर उनकी सैलरी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। और हम्म जो लोग पीएचडी के बाद वापस जाना चाह रहे थे, तो वो उनके लिए यूरोप जाना पीस ऑफ केक है नाउ। जब आप यूरोप के लिए अप्लाई करते हो पाकिस्तान से, तो वो देखता है यार ये तो 100 में से जो है ना 90 लोगों के पास यही चीजें हैं, तो इस बंदे के पास ऐसी क्या खास बात है। लेकिन जब सेम बंदा यहाँ से पीएचडी कर लेता है, उसके पास डिग्री आ जाती है, तो वो देखते हैं ओह यार इसके पास तो पीएचडी की डिग्री है, वो भी साउथ कोरिया से, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम्म मैं तो हर बंदे को यही कहूंगा कि छोटी यूनिवर्सिटी है बड़ी यूनिवर्सिटी है, साउथ कोरिया आओ, एक डिग्री लो, अपनी वर्थ बनाओ। एक दफा आपकी वर्थ बन गई तो आप यूरोप चले जाओ। हम्म। और पाकिस्तान तो मैं वापस लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा जाना क्योंकि नहीं, आजकल जो है ऐसे नहीं बात करें। आजकल हर पाकिस्तानी ने एट देन पाकिस्तान वापस ही आना होता है। ऑफ कोर्स सबके ये तो बीवी है, और लेकिन बच्चे होते डिग्री हैं, एक, मैं पेरेंट्स कहता होते हूँ कि हैं। एक दफा डिग्री कर लें, उसके बाद जो है एटलीस्ट 3 साल जो है वो फील्ड में लगाएं। डिग्री का तभी आपको जो है ना, अब आप पाकिस्तान यहाँ से डिग्री करेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे, आपकी लाइफ स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी चीज को फील्ड में अप्लाई करेंगे तो आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा। और कल को अगर आप कोई प्रोफेसर बनते भी हैं पाकिस्तान में जाके, तो आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि यार ये जो चीज थ्योरी में है, ये प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई हो सकती है। अब हम्म पाकिस्तान में जो है इस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं है, सैमसंग की तरह की या चिप डिजाइनिंग की। तो आप चाह कर भी उनको वो नहीं बता सकते कि यार जो चीज़ इस किताब में लिखी है ये रियल में भी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो मैं इसलिए हम्म कहता हूँ कि पीएचडी किया आपने, तो आपने वापस जाने का नहीं सोचना है 3 साल के लिए। आपने फील्ड में काम करना है और समझना है कि यार मैं इसको किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद आप जाओगे तो आप बच्चों को सही से बता सकते हो कि यार हाँ जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये जो है जादुई बातें नहीं है, ये दुनिया में हो रहा है। हम्म। वेल, अगर कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तानी बैठा है, ये इंडिया वाले भी सुन रहे होते हैं, अगर पाकिस्तान बड़ा पीसफुल कंट्री है, आप लोग पाकिस्तान पीएचडी मास्टर करके जरूर पाकिस्तान में ही आए। मैं ये रिकमेंड करूंगी। बहुत ही पीसफुल कंट्री है। इंडिया बांग्लादेश जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। अलबत्ता स्टडी हम इंडिया की भी कह सकते हैं और पाकिस्तान की भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑफ कोर्स इसलिए सब हर कोई बाहर जाता होता है। अदरवाइज हर कोई पाकिस्तान जरूर आते होती है सर। हम सब इधर आए इधर पाकिस्तानी आए हैं। नहीं हम नहीं, पीसफुल कंट्री है, पाकिस्तानी मैंने तो इस तरह नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि इतनी बड़ी वो इंडस्ट्री नहीं है ना, तो आपके पास इंडस्ट्री नहीं है इंडस्ट्री का बस। हाँ, एक्सपोजर आप होना लोग बस चाहिए। डिग्री कंप्लीट करें, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों को डिग्री चाहिए ताकि आप लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी इंक्रीज कर सके अच्छे स्टाइपेंड लेकर। पाकिस्तान है, पीएचडी वालों की बड़ी अच्छी अच्छी सैलरीज देती हैं। यहाँ पर 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख इनकी सैलरी चल रही होती हैं। बिजनेस शुरू करें, पाकिस्तान वापस सबने आ रहे हैं सर। ये चीज इसी तरह यहाँ पे ठीक है सर। आपने अभी इस हवाले से हमें ये बताया, अभी बल्कि ऑफ कोर्स मेरी सिस्टर भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो उसकी सुपरवाइजर भी साउथ कोरिया को उसको रिकमेंड कर रही हैं और उसकी बेस पे अप्लाई भी कर रही हैं। उसका रिसर्च काफी अच्छा चल रहा है, तो सुपरवाइजर को काफी पसंद भी आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उसको साउथ कोरिया ही रिकमेंड कर रही हैं कि साउथ कोरिया ही आपने जाना है। तो जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के, वेब इंजीनियरिंग के, कम्युनिकेशन के हैं, तो वो साउथ कोरिया की तरफ मूव करें और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अप्लाई करें, ताकि आपका मास्टर पीएचडी जो हो ना वो इकट्ठे हो जाए। ये आप सेकंड स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये वाली बात की ना, ये इंटीग्रेटेड हम्म प्रोग्राम की। अभी जो पिछले जो मलेशिया स्टूडेंट थे मलेशिया से, उन्होंने भी सेम बात की कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पे आप, वो ग्रेजुएट असिस्टेंट थे मलेशिया में, अभी उन्होंने वो जा रहे हैं, बल्कि वहां पर हैं वो। तो वो बैचलर के बाद ही वहां पे मूव किया। तो ये चीज मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, क्योंकि मैं बस ये सोची थी बैचलर मास्टर और उसके बाद पीएचडी, बस यही मैं हम्म अपना ये सीक्वेंस लेके चल रही थी। अच्छा खैर, अभी आप सर हमें बस लास्ट में ये चीज सोशल लाइफ के बारे में बता दें, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को वर्क परमिट नहीं दिया जाता होगा वहां पर, क्योंकि हाँ ऑलरेडी जी। अच्छा स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करने की जरूरत ही नहीं है वीडियो के अंदर। आप बस सोशल लाइफ के बारे में बता दें। कुछ कंट्रीज के बारे में फेमस होता है कि लोग वहां पर जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्पेशली बॉयज का बोला जाता होता है। तो हम्म साउथ कोरिया में सोशल लाइफ किस तरह की है? ठीक है, तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल रेज किया है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसको एड्रेस किया जाए। तो सीन ये है कि पहली बात तो वो कि वर्क परमिट की, तो ये है कि हमें स्पेसिफिक आवर्स अलाउड है, लेकिन हमें इतना स्टाइपेंड मिलता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम्म तो मैंने खुद जो है पर्सनली 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ काम करने के लिए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इट्स नॉट वर्थ इट। आल्दो आपको एक जो दिन है, आप अगर 8 घंटे काम करते हैं तो आपको पाकिस्तानी 30,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन एट द एंड वो इतना मैटर नहीं करते, क्योंकि आपकी ऑलरेडी 1 लाख रुपए की सेविंग हो रही है। तो हम्म अगर आप इस तरह से कोशिश करेंगे या फिर आप
ज़्यादा की तलाश में निकलेंगे तो आपकी जो रिसर्च है वो अफेक्ट होगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने काम का सोचना ही नहीं है। आपने जितनी भी आपकी एनर्जी है, आप जिस मकसद के लिए आए हो आप वो पूरा करो, और इंशाल्लाह लंबा सोचना है ना। अब पाकिस्तानी 30-40 हज़ार रुपए कुछ भी नहीं है। आप हम्म। पीएचडी करोगे, आपको बहुत ही प्यार से जो है ना 8 लाख रुपए पाकिस्तानी पर मंथ मिलेंगे। तो दूसरी चीज़ है जो आपने पूछी है, बड़ी अच्छी बात पूछी है, वो है सोशल लाइफ। तो जो सोशल लाइफ है कोरिया की, वो इतनी आइडियल नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जितने भी कोरियन हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन बंदे बहुत ही काइंड हैं। तो वो सारा जो उनकी टोटल इंग्लिश है वो सिर्फ हेलो हेलो तक ही है। हेलो से आगे जो है ना फिर वो उनको डर लग जाता है कि यार ये क्या पूछ रहे हैं। तो इस वजह से जो है, अल्दो मेरे अभी यहाँ पे 3.5 ईयर्स हो गए हैं, मेरे बामुश्किल 2 या 3 ही कोरियन दोस्त होंगे। लेकिन यहाँ पे जो फॉरेनर्स की कम्युनिटी है वो बहुत ही अच्छी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लोकल उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो जहाँ पे भी आपको कोई फॉरेनर दिखता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि मैं इस बंदे को अपना दोस्त बना लूँ। और सेकेंडली, पाकिस्तान की यहाँ पे बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में जो है ना कम से कम 10-12 पाकिस्तानी मौजूद हैं। अब जो मेरी यूनिवर्सिटी है इसके अंदर इस वक्त 30 से 35 पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। उनकी जो फैमिली है वो तो अलग ही चीज़ है। तो जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, जिस तरह अभी हमारी शादी होती है तो माशाल्लाह हमारे खानदान इतने बड़े हैं कि अगर हम किसी को भी नहीं बुलाएं तो 100-150 बंदा जमा हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि यार यहाँ पे मेरा कोई भी दोस्त नहीं होगा। तो आप इधर आएँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, 2-4 क्वालिटी फ्रेंड्स बना लें तो इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। यानी अब मैंने 3.5 ईयर गुजारे हैं, तो मुझे अगर डिप्रेशन नहीं हुआ तो किसी को भी नहीं होगा। कोई वो इतनी। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अगर इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट इस तरह के देखे हैं, इंटरव्यू उनके लिए वो डिप्रेशन में गए हैं। लाइक डेनमार्क और फिनलैंड के बारे में कहा जाता है। डेनमार्क एक छोटा सा सिटी है, SDU वहाँ यूनिवर्सिटी है, उसका मुझे नेम नहीं अब प्रोनाउंस हम्म। करना आ रहा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल छोटी सी है। SDU यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट डिप्रेशन में ज्यादा गए हैं। और फिनलैंड में भी स्टूडेंट्स का कहा जाता है कि वो भी डिप्रेशन में ज्यादा चले जाते हैं। आई डोंट नो, लेकिन ज्यादा बॉयज के बारे में ये चीज फेमस है वहां पर ना, कि सोशल लाइफ इस तरह की मे बी उनको मिल नहीं रही, या क्या रीजन है। खैर, अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, कि अगर जिस तरह साउथ कोरिया का आप बता रहे हैं पाकिस्तानी वैसे ही आपस में मिल जाए तो सही, अच्छा हल्ला गुल्ला कर लेते हैं और सही टाइम उनका पास हो जाता है। मे बी उन कंट्रीज में पाकिस्तानी ज्यादा ना हो उनके पास, ये भी हम्म। रीजन हो सकती है। यहाँ पर एक और जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है जो मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, तो वो ये है कि जो जितने मेरे दोस्त हैं उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी डिप्रेस नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर रिसेंटली कोविड की वजह से और कुछ इलीगल स्टूडेंट्स की वजह से ये हुआ है कि जो लोग भी D2 वीज़ा के ऊपर हैं, D2 वीज़ा होता है स्टूडेंट वीज़ा। तो जितने भी लोग स्टूडेंट वीज़ा पे हैं वो अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। तो अगर आपकी वाइफ है या फिर आपके बच्चे हैं तो मैं आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा कि आप साउथ कोरिया आएं, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो हम्म। 10 में से किसी एक बंदे को ये लोग रैंडमली दे देते हैं ताकि जो है ना लोग अप्लाई करते रहें और उनके पास पैसे आते रहें। हम्म। अदरवाइज इनकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि जो है ये हमारे जो बीवी बच्चे हैं उनको बुला लें। तो उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो है ना इलीगल स्टूडेंट यहाँ पर थे, और जब उनको पकड़ा गया है कि भाईजान ये आप इलीगल काम क्यों कर रहे हो ना, तो वो आगे से कहते हैं कि भाई हम तो अपने बीवी बच्चों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो है मैं ये इलीगल काम कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम बीवी बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम उसे बुलाओ ही नहीं। तो इन लोगों ने एक बिन बताए, यानी कि आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो कोई भी बैन के बारे में नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बैन लगाया हुआ है पाकिस्तानी स्टूडेंट के ऊपर। तो मेरी अपनी जो वाइफ है उनका वीज़ा जो है 3 दफ़ा रिजेक्ट हुआ है। तो हम्म। वो जो है मेरे लिए बड़ा दर्दनाक चीज़ है, मतलब दर्दनाक नहीं है, मतलब एक फजूल की टेंशन है ना जिंदगी में कि यार अगर मेरे बीवी बच्चे भी यहाँ होते तो जो है एक बड़ा अच्छा माहौल हो जाता। हम्म। तो अगर किसी के बीवी बच्चे हैं तो मैं उसको कहूँगा कि यार मुझसे पैसे ले लो लेकिन कोरिया ना हो। तो वो उनके लिए मुश्किल है, लेकिन सिंस ये वीडियो जो है मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगा, या मैं उन लोगों की तरफ ले जाना चाहूँगा जिन्होंने ताज़ा ताज़ा बैचलर्स किया है। तो बैचलर्स के फौरन बाद अगर वो लग जाएंगे इस काम में तो उनको फौरन डिग्री मिल जाएगी। तो जो गलती मैंने की है वो ना करें, क्योंकि 2016 में जब मुझे डिग्री मिली थी ना तो उसके फौरन बाद ही जो है ना मेरे जो सुपरवाइजर थे उन्होंने मुझे कहा था कि कोरिया आ जाओ।
तो उस टाइम जो है मैंने थोड़ी होशियारी की, मैंने कहा कि मैं जो है फील्ड का मज़ा लेना चाहता हूँ, कुछ एक्सपोजर हो जाएगा। तो मैंने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए हुआवे के अंदर। हाल तो काफ़ी कुछ लर्निंग के लिए तो मुझे मिला है, लेकिन अगर मैं उस टाइम पीएचडी के लिए एडमिशन ले लेता तो इस वक्त मेरे पास डिग्री होती और मेरी सैलरी तकरीबन 8 लाख से ऊपर ही होती। तो हम्म अभी जो है ना मैंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड एक गलती की वजह से कम किया हुआ है। तो आपने जो है ना ये कभी भी गलती नहीं करनी, कभी भी ब्रेक नहीं लेनी है। क्योंकि हम्म बैचलर के बाद ना बंदा बहुत ज़्यादा पंप भी होता है और उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होता है। 2-3 साल के बाद वो जो नॉलेज है वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो आपने जो है मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है इस बात का कि यार आपके पास फ्रेश नॉलेज है, अप्लाई करो। जब आप ग्रेजुएट होते हो पाकिस्तान में, एवरेज आप 22 साल के होते हो या मैक्सिमम 23 साल के होते हो। तो आपके पास पीएचडी की डिग्री अगर 28 साल की उम्र में है तो ये आपके लिए इतना बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कनाडा में जब आप लेट से अप्लाई करते हो तो आपकी एज अगर 30 से ऊपर है तो आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30 से कम है और आपके पास पीएचडी की डिग्री भी है तो आपके पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने जो है ना कोरिया को मंजिल नहीं समझना है, आपने इसे एक रास्ता समझना है। आपने हम्म डिग्री लेना है और बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है। हम्म। अच्छा, ये आपकी तरफ से एक एडवाइस भी होगी या गाइडलाइन भी होगी जो स्टूडेंट्स कोरिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम्म। स्पेसिफिकली आपने ये भी बोल दिया, बैचलर के बाद अगर आप फ्रेश होते हैं वो लोग और अनमैरिड लोगों को भी आपने बता दें कि वही लोग कोरिया की हाँ तरफ जी। मूव करें। तो ये वीडियो अनमैरिड लोगों के लिए, सॉरी, मैरिड लोग इसकी तरफ मत देखें, वरना बेचारी बीवी पीछे रोती रहती है कि ये बहुत ही मुश्किल होता है वाइफ को पीछे। बेचारी वो कहती है कि मैंने घर वालों से शादी की है या फिर अपने हस्बैंड से की है, वो वहां बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ये बहुत ही अनफेयर होते हैं बेचारी वाइफ के साथ। खैर, ये स्टूडेंट जो कि बैचलर के बाद अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, जिस तरह से आपको सर ने पॉइंट्स बताए, अपना प्रपोज़ल रेडी करें और आइल्स भी आप लोग दें, इतना मुश्किल नहीं होता आइल्स। और साथ रिकमेंडेशन लेटर हो गया और आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, एफएससी मैट्रिक भी हमें चाहिए होती है, वो भी साथ देनी होती है हमें। नहीं नहीं, वो नहीं देनी होती। वो नहीं देनी होती, जस्ट रिकमेंडेशन लेटर हो गया, रेज़्यूमे होगी एंड प्रपोज़ल हो गया। सबसे पहले सुपरवाइज़र ढूँढ लें, जिस भी सुपरवाइज़र के साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है, और जिस तरह सर ने बताया छोटे-छोटे सिटीज़ को टारगेट कर लें और उसी में आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसी सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट करें। साउथ कोरिया का सर ने सही बताया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी फंडिंग आई हुई है। इवन कि मेरी सिस्टर को भी सुपरवाइज़र बार-बार कोरिया के लिए ही भेज रहे हैं कि आप कोरिया में करें, कोरिया में करें। तो आप लोग भी कोरिया की तरफ मूव अगर करना चाहते हैं तो करें, अगर यूरोप की तरफ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसकी भी वीडियोस मौजूद है। यूरोप का भी सेम ही सीन है, जर्मनी के लिए आपको स्पाउस वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है, वहाँ पर भी काफ़ी रिजेक्शन ही हो रही है जर्मनी के अंदर भी। वो लोग आई डोंट नो उनको क्या मसला है, वो पेरेंट्स को भी नहीं बुला सकते, बीवी को भी नहीं बुला सकते, वो कहते हैं सिंगल लोग ही ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं हर जगह पर। तो इस तरह से सीन है पड़ा। बस सर, अगर आप लास्ट में कोई गाइडलाइन देना चाहें स्टूडेंट्स को, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं सर। ठीक है, मैं आखिरी गाइडेंस ये देना चाहूँगा कि ये बात अपने पेरेंट्स तक पहुँचा दें, जिन यानी जो भी ताज़ा ताज़ा ग्रेजुएट हुए हैं 22 साल के या 23 साल के, तो वो अपने पेरेंट्स को बता दें कि यहाँ पर सोशल लाइफ नहीं है इतनी खास। तो यहाँ पर जो कोरियन लड़कियाँ हैं वो कभी भी फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। तो जो हमारे पाकिस्तानी बॉयज़ हैं वो जो है गुनाहों से बचे रहेंगे और वो वहाँ से कोई भी गोरी मेम पाकिस्तान नहीं लाएंगे। तो पेरेंट्स जो है ना खुद आंखें बंद करके खुशी खुशी अपने बच्चों को रवाना करें। तो बहुत ही सेफ कंट्री है। ओके। अगर सर आप कुछ स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करना है, अपने अपने आप लिंक्डइन की आईडी या इंस्टाग्राम कोई भी आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहें, अगर आप कहें तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ। अम, इट्स अप टू यू। मैं जो है मेरी एक ईमेल आईडी है वो मैं भेज देता हूँ, तो वो उसके ऊपर ईमेल कर दें। क्योंकि मैं ईमेल लाजमी पढ़ता हूँ, अगर मैं जो है मैसेजेस ना भी पढ़ सकूँ। और लिंक्डइन मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि अभी मैं तो स्टक हो गया हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में लिया है। तो इस वक्त तो मैं इधर उधर देख रही नहीं हूँ कि ये ना हो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए और जो मेरी सारी मेहनत है 3.5 साल की वो ज़ाया हो जाए। तो हम्म जिसने कॉन्टेक्ट करना है वो ईमेल पे कर लें या फेसबुक मैसेंजर पे कर लें। तो ये हम्म। दोनों यूज़ करता हूँ। ठीक है, सर की मैं लिंक्डइन उसकी, सॉरी, ईमेल आईडी और फेसबुक में उसको भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के लिए सुपरवाइजर ही इनफ है और यही प्रोसीजर है सारा का सारा जो कि सर ने आपको बताना है। वो लाइव आपको यही बताएंगे जो क्या मैसेज पे आप लोग सुनना चाहते हैं सर से। अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो वो भी मैं उधर लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग कर सकते हैं।
थैंक यू सर टाइम निकालने के लिए। आई एम Yeah. श्योर स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा, उनको काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। थैंक यू सो मच सर, हम वीडियो को यहीं एंड ख्याल करते रखें जी। ओके जी, हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।